हाय, मैं शिशिर शर्मा। आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मर्न इंटरव्यू क्वेश्चन का वीडियो नंबर 4। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक ओपन कर लिया है और अब हमारे सामने क्वेश्चन है, रिएक्ट जेएस के अंदर कौन कौन से यूआई फ्रेमवर्क होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जब कंपोनेंट बनाते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लेन एचटीएमएल में कंपोनेंट बना लीजिए, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कंपोनेंट बनाने के लिए आप कोई यूआई फ्रेमवर्क यूज़ करिए। देखिए, अगर आप यूआई फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कंपोनेंट बहुत आसानी से और बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से अच्छा कंपोनेंट बना सकते हैं। वरना अगर आपको यही कोडिंग एचटीएमएल में करनी पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यूअर अक्सर पूछ लेते हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर कौन कौन से यूआई फ्रेमवर्क होते हैं, आपने कौन कौन से यूज़ करे हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं इम्पोर्टेंट जो मैंने यूज़ करे हुए हैं। जैसे मटेरियल यूआई, एंट डिज़ाइन, ब्लू प्रिंट, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, चक्रा यूआई, सीमेंटिक यूआई। तो ये सारे यूआई फ्रेमवर्क हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। वैसे और भी हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं इसे, या चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर आपकी कोई रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है और मैं उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, 1 to 10 लिखे हैं, मैं बताता हूँ आपको। अवॉइडिंग अननेसेसरी री रेंडर, मतलब कंपोनेंट को अननेसेसरी री रेंडर ना करें। देखिए, अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं तो आप रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ कर सकते हैं। जब आप रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करते हैं तो जब भी कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तभी आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। और अगर आप क्लास कंपोनेंट बना रहे हैं तो रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट का यूज़ करिए। तो जैसे ही आप कंपोनेंट में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो कंपोनेंट री रेंडर होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कंपोनेंट के अंदर चेंजेस कैसे होते हैं, प्रॉप्स के थ्रू और स्टेट के थ्रू। यूज कॉलबैक हुक फंक्शन को मेमोराइज करता है, यूज मेमो हुक वैल्यू को मेमोराइज करता है, मतलब मेमोराइज का मतलब है कैश करता है। और दोनों का कॉल करने का तरीका एक जैसा ही है, मतलब पहले पैरामीटर में हम कॉलबैक मेथड पास करेंगे और दूसरे में डिपेंडेंसी वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप यूज कॉलबैक हुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही डिपेंडेंसी वेरिएबल चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका फंक्शन कॉल होगा, वरना आपको जो कैश किया हुआ फंक्शन है वही आपको मिलेगा हर बार। ठीक है, और यूज मेमो के केस में जैसे ही आप डिपेंडेंसी वेरिएबल चेंज करेंगे तो वही डिपेंडेंसी वेरिएबल आपके फंक्शन में ऐसे पैरामीटर पास हो रहे होंगे कॉलबैक मेथड के अंदर, तो जैसे ही वो चेंज होंगे तो आपको नई वैल्यू मिलेगी। बस यही डिफरेंस है दोनों में। लेजी लोडिंग कंपोनेंट, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने कंपोनेंट तभी रेंडर होगा जब वो आपके सामने विजुअल होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आप कोई ऐप है, आप फुटर देख रहे हैं तो फुटर आपके सामने रेंडर हो जाएगा, हेडर रेंडर नहीं होगा। हेडर भी है उस पर बना हुआ ऐप में, लेकिन हेडर रेंडर नहीं होगा क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, फुटर देख रहे हैं। जो चीज़ आप देख रहे हैं वही कंपोनेंट रेंडर होगा, अननेसेसरी रेंडर नहीं होगा। कोड स्प्लिटिंग, देखिए रिएक्ट डॉट लेजी जो है वो भी कोड स्प्लिटिंग ही कर रहा है, बट कोड स्प्लिटिंग के हमारे पास और भी तरीके होते हैं।
कहने का मतलब बस केवल यही है कि सारे कंपोनेंट आप एक बार में लोड ना करें, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े वैसे वैसे उनको रेंडर करें। कहने का मतलब ये है। लिस्ट वर्चुअलाइजेशन और विंडोइंग, इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें बैकएंड से बहुत ज़्यादा डेटा मिलता है या बहुत हैवी डेटा मिलता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपके बैकएंड में कोई प्रोडक्ट टेबल है, उसमें 10,000 रिकॉर्ड हैं। अगर आप 10,000 रिकॉर्ड एक बार में ब्राउज़र में लोड करेंगे तो आपका ब्राउज़र स्लो हो जाएगा। तो ये करता क्या है, ये करता है, मान लीजिए आप केवल 20 प्रोडक्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो केवल 20 ही प्रोडक्ट रेंडर करेगा ये, बाकी सारे रेंडर नहीं करेगा। और जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे फिर नेक्स्ट 20 प्रोडक्ट देखेंगे, फिर उनको रेंडर कर लेगा। जैसे जैसे आप पेज को स्क्रॉल करते जाएंगे, जितना जितना आपके सामने प्रोडक्ट स्क्रीन पे विजुअल हो रहे होंगे, बस केवल उतने ही रेंडर होंगे, सारे रेंडर नहीं करेगा। यूज रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम फॉर स्मूथ एनिमेशन, मतलब एनिमेशन के लिए हम लोग सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल इस टाइप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, तो ये आपका स्मूथली रन करेगा। अवॉइड इनलाइन फंक्शन JSX, ठीक है, तो ये वाला इस टाइप से अगर आप करती हैं थोड़ा बैड माना गया है, और इस टाइप से करेंगे तो इसको थोड़ा बेटर माना गया है। ठीक है। लेजी लोडिंग इमेजेस एंड मीडिया, मतलब जो इमेजेस होती हैं या वीडियो फाइल होती हैं वो आपके सामने तभी लोड होनी चाहिए जब वो आपके सामने विजुअल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्ट डैश लेजी लोड, ये एक पैकेज है जो npm के थ्रू हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं, इससे भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। डिबाउंस इनपुट इवेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके थ्रू हम अपनी React.js की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। होता क्या है, मान लीजिए आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं बाय लैपटॉप, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बी लिखा API कॉल हो गई, यू लिखा API कॉल हो गई, वाई लिखा API कॉल हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, एक लेटर टाइप करेंगे API कॉल होती रहेगी, तो उससे क्या होगा, अननेसरी API कॉल होने से हमारा सिस्टम स्लो होगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिबॉन्स टेक्निक्स के थ्रू वहाँ एक टाइमिंग सेट कर देते हैं, मान लो 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद ही API कॉल होनी चाहिए। मतलब कहने मतलब यूज़र एटलीस्ट कुछ टाइप तो कर ले, उसके बाद हम टाइप करने के बाद डेटा लाएंगे तो करेक्ट डेटा आएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक हमारे पास होता है लो डैश लाइब्रेरी, इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, या आप अपना खुद का डिबाउंस फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा यूज ट्रांसलेशन हुक, इसके थ्रू भी हम लोग परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 10 टेक्निक्स थी जिसके थ्रू हम लोग React.js की एप्लीकेशन जो बनाते हैं उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाता है कि React.js के अंदर जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर हम उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहें तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा, पॉज स्टॉप करके देखिएगा। व्हाट इज React कंपोनेंट लाइफ साइकिल, React के कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। देखिए, एक होता है माउंटिंग फेज, एक होता है अपडेटिंग फेज, एक होता है अनमाउंटिंग फेज। माउंटिंग फेज का मतलब हुआ जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है तो उसको माउंटिंग फेज बोलते हैं, और उसके बाद जब हम कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको अपडेटिंग फेज बोलते हैं, और उसके बाद जब कंपोनेंट को मेमोरी से रिलीज करते हैं तो उसको अनमाउंटिंग फेज बोलते हैं। तो ये होती है कंपोनेंट की लाइफ साइकिल। और इसको अगर आप क्लास कंपोनेंट में बनाते हैं तो तरीका थोड़ा दूसरा है, और अगर फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं तो तरीका दूसरा है। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं।
ये है माउंटिंग फेस, मतलब फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट के अंदर होता है कंपोनेंट डिड माउंट, इसके थ्रू हम लोग माउंटिंग फेस करते हैं। और फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू हम लोग इस तरीके से करते हैं, यूज इफेक्ट के थ्रू। यूज इफेक्ट एक हुक है, उसके थ्रू हम लोग माउंटिंग फेस करते हैं। एक ये भी है कंपोनेंट विल माउंट, इसके थ्रू भी हम लोग माउंटिंग फेस कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका ये है, यहाँ हम लोग सेकंड पैरामीटर में डिपेंडेंसी वेरिएबल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों मैंने बताया है माउंटिंग फेस में क्लास कंपोनेंट में कैसे करते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे करते हैं। नेक्स्ट, इसको स्किप करते हैं, इसको बाद में बताएंगे। अपडेटिंग फेस में देख लीजिए, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये क्लास कंपोनेंट के अंदर होता है। और यूज इफेक्ट ये फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर होता है। यहाँ पे डिपेंडेंसी वेरिएबल अपडेट करते हैं, तब ये दोबारा कॉल होता है, इसको बोलते हैं अपडेटिंग फेस। और अनमाउंटिंग फेस का मतलब हुआ कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये क्लास कंपोनेंट के अंदर होता है। और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम लोग यहाँ से सिंपल रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है अनमाउंटिंग फेस। तो देख लीजिएगा, ये माउंटिंग हो गया, ये अपडेटिंग फेस हो गया, ये अनमाउंटिंग फेस हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। ये वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आप पुराने भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इंटरव्यू में आपसे पूछा गया हो और आपको नहीं आता हो या मेरी लिस्ट में नहीं शामिल हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको यहाँ अपडेट कर लूँ और लोगों की हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ट्राई करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिनिश करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।